फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग अभ्यास सफलता। आई एम शंकर। आप लोगों को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वेरिएशन, परिवर्तन, जो कि यूनिटरी मेथड का एक ऑप्शनल पार्ट है। ठीक है, हम लोग वेरिएशन पढ़ेंगे। तो वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन हम लोगों का प्रैक्टिकल लाइफ से ही जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं। तो देखते हैं वेरिएशन होता कितने टाइप्स का है। वेरिएशन का मतलब क्या है? परिवर्तन। परिवर्तन मतलब बदलते रहना। दो फैक्टर लिया हमने, दो फैक्टर में से एक फैक्टर अगर कम होता है तो एक फैक्टर बढ़ता है, या फिर एक फैक्टर कम होता है तो दूसरा फैक्टर कम होता है। तो यही होता है वेरिएशन। तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वेरिएशन का टाइप्स कितना होता है। वेरिएशन जो है वो दो टाइप्स का है। एक होता है आपका डायरेक्ट वेरिएशन, और एक होता है आपका इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, ओके। तो डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन है क्या? मैंने आपको जो पहले अभी इससे पहले बोला, आपको समझ में आ गया होगा कुछ हद तक कि वेरिएशन डायरेक्ट और इनवर्स में होगा क्या। देखो, डायरेक्ट और इनवर्स में क्या अंतर है। मान लो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आपका हार्डवर्क एग्जांपल लिया मैं, आपका हार्डवर्क, ठीक है, आपका हार्डवर्क और जिसको H से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, और आपका रिजल्ट। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट वेरिएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, है ना। तो देखो, हमने जब हार्डवर्क लिया है और रिजल्ट लिया है, रिजल्ट को मैंने R से डिनोट कर दिया। ओके, देखो होगा क्या डायरेक्ट वेरिएशन में, आप जितना ज्यादा आपका हार्डवर्क होगा आपका रिजल्ट उतना ज्यादा अच्छा होगा। जितना ज्यादा आपका हार्डवर्क कम होगा, जितना आप कम हार्डवर्क करोगे उतना ही आपका रिजल्ट भी खराब होगा। आपका एग्जाम हो रहा है, आपका टेस्ट चल रहा है, उसमें आप मेहनत नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट भी क्या होगा? डाउन हो जाएगा। इससे आप क्या समझ पा रहे हो कि आपका जो रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो इस हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो एक चीज, आप जितना हार्डवर्क अपना बढ़ाते हो आपका रिजल्ट भी इंक्रीज कर रहा है। आप हार्डवर्क कम कर रहे हो तो आपका रिजल्ट भी कम हो रहा है। तो ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। मतलब एक दो फैक्टर है, एक फैक्टर कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो वो होगा H प्रोपोर्शनल टू R। सॉरी, आपका रिजल्ट H पे डिपेंड कर रहा है। आपका रिजल्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? H पे डिपेंड कर रहा है। आपको केयर करना होगा कि आप H को इधर लिखोगे या R को इधर लिखोगे। ठीक है, किसको किधर लिखना है ये डिपेंड करता है। जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो चीज राइट साइड में लिखने की कोशिश करना है। ओके, तो देखो, अब इस साइन, ये जो प्रोपोर्शनल साइन है, इस साइन का नाम क्या है? इस साइन का नाम है प्रोपोर्शनल साइन। प्रोपोर्शनल साइन, ठीक है। देखो, प्रोपोर्शनल साइन, तो फिलहाल तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, तो इसमें अभी डाटा है नहीं कि आगे सॉल्व करके दिखाऊं। एक दो एग्जांपल लूंगा मैं, तो आपको उस वक्त दिखा दूंगा कैसे इसको आगे किया जाता है। तो आई होप कि ये आपको, ये बात जो है आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि आपका हार्डवर्क जितना ज्यादा होगा आपका रिजल्ट भी उतना ज्यादा अच्छा होगा। आपका हार्डवर्क जितना कम हो आप रखोगे आपका रिजल्ट भी उतना कम होगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इनवर्स वेरिएशन पे। इनवर्स वेरिएशन क्या है? उल्टा, मतलब एक बढ़े तो दूसरा घटे, दूसरा एक कमे तो दूसरा बढ़े, है ना, जस्ट अपोजिट। तो अगर हम लोग इसको रिलेट करते हैं प्रेशर
एंड वॉल्यूम से। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम से, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड होंगे, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बलून से। ये आपका बलून है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन बलून है, और इस बलून पे अब मैं प्रेशर अप्लाई, इसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है, एक सिंस इट इज अ स्फीयर, राइट, ये एक स्फीयर है, 3 डायमेंशन है, यानी कि ये एक स्फीयर है, ठीक है। अब और 3 डायमेंशन है, यानी कि इसमें वॉल्यूम तो होगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको प्रेस करता हूं, प्रेस कर रहा हूं, ये तो प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं इसको, इस पे प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है ना। तो जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो इस पे, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इसका वॉल्यूम देखो तो पहले के मुकाबले ये मान लो V1 है, इसका वॉल्यूम अभी V1 है। अब मैं इसको जब प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं इस पे, तो इसका वॉल्यूम देखो डिक्रीज कर रहा है, मतलब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं ना, तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो इसका वॉल्यूम कम हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेटेड है। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेटेड है, मतलब आप जितना प्रेशर कम करोगे, आप अगर प्रेशर कम करते हो तो आपका वॉल्यूम बढ़ता है, और अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो आपका वॉल्यूम जो है वो कम होता है। हमने एग्जाम्पल भी देखा, ऐसा नहीं कि मैं जस्ट ऐसे ही बोल दे रहा हूं, यहाँ पे प्रूफ है आपके पास कि आप जितना प्रेशर बढ़ा रहे हो इसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है, और जितना आप प्रेशर कम करोगे आपका वॉल्यूम फिर बढ़ने लगेगा। तो ये है आपका इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। आई होप कि ये ये आपको थ्योरी जो है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, हम लोगों ने अभी थ्योरी देखा, वेरिएशन का थ्योरी पढ़ा हम लोगों ने। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से कुछ एक सम्स करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला सम्स है आपके सामने, ये रहा, बोल रहा है y is direct related to x square। तो पहला लाइन यहां से इस लाइन तक बोला जा रहा है कि आपका y जो है x स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेटेड है, ठीक है। ये थोड़ा इजी सम्स है, हमने इजी उठाया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा y is directly related to x square। यहाँ पे y कोई एक फैक्टर है और x भी एक कोई फैक्टर है, इसका फिजिकल मीनिंग कुछ ना कुछ है, तभी यहाँ पे ये एक सम्स अराइज हुआ है, अदरवाइज ये सम्स अराइज होने के चांसेस नहीं थे। यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ फिजिकल मीनिंग है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी साइन है, मैंने बोला था थ्योरी में कि इसको हटाना होता है हमें, ठीक है, वेरिएशन करने के लिए इसे हटाना पड़ता है। तो देखो इसको कैसे हटाएंगे, y इक्वल्स टू mx स्क्वायर, ये जो है ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये m आपका है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हमने इसे क्यों लिया अभी क्लियर हो जाएगा आपका, ओके। देखो ये प्रोपोर्शनल है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है इन दोनों के बीच का रिलेशन, ओके। लेकिन हमने इसे हटाकर m लाया, क्यों, ये तब ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, इसका फिजिकल मतलब क्या है, इसका फिजिकल मतलब है कि अब आपको एक इक्वेशन मिल गया है और इस इक्वेशन से आपको इस फैक्टर का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां से पहले हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू m, हमारे पास m का वैल्यू आ गया y बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो हम लोग देखो हमारे पास y का वैल्यू दिया हुआ है, y कितना है, y दिया हुआ है 9 और x दिया हुआ है 4। तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम, ठीक है।
y इक्वल्स टू 9 और x इक्वल टू 4। तो y की जगह पे हम लोग पुट करते हैं 9 और x की जगह पे 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16। 4 इंटू 4 होता है 16, ठीक है। आपका 4 इंटू 4 होता है 16 इक्वल्स टू m। तो देखो m ये प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है, प्रोपोर्शन जो है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू हमें मिल गया। ये हमें बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, तो ये एक वैल्यू हमें मिल गया। नाउ अगेन हम लोग अगेन करेंगे क्या, अगेन कर रहे हैं, अगेन बोल रहा है एंड कन्वर्ट y as x when y equals to 8। हमें यहां पे अगेन बोल रहा है कि अब x का वैल्यू फाइंड करो जब y का वैल्यू दिया हुआ है 8। y दिया हुआ है 8 और आपको बोल रहा है y को x के रूप में लिखना है या कन्वर्ट करना है, यानी कि x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है ना। तो देखो फिर से इक्वेशन 1 से ही चलेंगे हम लोग, ये केस 1 था और ये केस 2 लेंगे हम लोग अगेन फ्रॉम अगेन केस 2, ठीक है। तो केस 2 में हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 को ही यूज करेंगे। ये जो इक्वेशन हमने बनाया है इक्वेशन 1 को ही यूज करना होगा हमें हर हाल में, है ना। तो y कितना दिया हुआ है 8, x तो हमें पता है नहीं क्योंकि x पूछा जा रहा है हमसे, है ना। तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका m का वैल्यू हमें पता है, m का वैल्यू है 9/16, 9/16, है ना। ओके, तो देखो x स्क्वायर चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 8 इंटू 16/9, राइट। x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 16/9। अगर आपको कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है तो आप हमें बोल सकते हैं कमेंट करके, ओके। हम उसका वो प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने का फुल्ली ट्राई करेंगे अपने तरफ से, ओके। देखो तो ये हो जाएगा, ये स्क्वायर को मैं उधर डाल दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा कितना 8 इंटू 16 बाई में 9, बाई में आपका हो जाएगा 9, ठीक है, ओके। अब आप सम्स देख लो, नोट कर लो आप, ठीक है। तो 8 इंटू 16, अच्छा देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूं √8 और ये 4/3 कर दूं तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट में है, तो रूट से 16 बाहर आता है, उसका स्क्वायर रूट 4 होता है, 9 का 3 होता है और ये 8 का कुछ नहीं है, ठीक है, 8 का नहीं होता है, इसलिए वो 8 रूट में रह गया। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया 4√8/3, ठीक है। हमने x का भी वैल्यू निकाल लिया और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का भी वैल्यू निकाल लिया, ओके। तो नेक्स्ट सम्स करते हैं हम लोग, नेक्स्ट सम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग और एक एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड। ये एग्जांपल ऐसा है, मतलब यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है और कंडीशन से आपको इस फैक्टर को प्रूफ करना है। कंडीशन क्या दिया हुआ है आपका, ये रहा आपका कंडीशन, है ना। कंडीशन है आपका, बोल रहा है इफ a स्क्वायर पॉजिटिव b स्क्वायर proportional to a square negative b square then prove that a proportional to b। ये आपका एक फैक्टर है, एक फैक्टर ये है, पॉजिटिव फैक्टर और नेगेटिव फैक्टर, ओके। दो फैक्टर दिया हुआ है और दो फैक्टर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अब इसके अंदर में भी एक कंपोनेंट्स हैं इसके, जो बोल रहा है ये एक दूसरे के साथ भी रिलेटेड है डायरेक्टली, है ना। इसके अंदर भी जो कंपोनेंट्स है वो भी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है ना। तो ये कंडीशन है और ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग कंडीशन को नोट करते हैं। कंडीशन क्या है, a स्क्वायर पॉजिटिव b स्क्वायर प्रोपोर्शनल है आपका
ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे p ले लेते हैं और ये हो जाएगा ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर। यहाँ पे p आपका क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, तो ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया। आप ऐसा नहीं है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमेशा k ही ले, जरूरत नहीं है, हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर कोई फिजिक्स में जैसे होता है, कोई लॉ डिफाइंड होता है कि आपका प्रोपोर्शनैलिटी यही होगा, तो आप वहां पे अपने तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये मैथमेटिक्स से सम्स कर रहे हो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी, ठीक है। अब देखो हम लोग यहाँ पर एक नया रूल लगाने जा रहे हैं और उस रूल का नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अब हम लोग जानते हैं ये कॉम्पोनेंडो होता क्या है और डिविडेंडो होता क्या है ना। कॉम्पोनेंडो जानते हैं, कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है न्यूमरेटर को ऐड करना, डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना, या फिर आप डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सॉरी ऐड कर सकते हो और न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, एक दूसरे का अपोजिट मतलब। लेकिन वो किस में करोगे, वो आपका ये फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये जो फैक्टर आप देख रहे हो ये फैक्टर है, इसी को आपको जोड़ना और घटाना है, और जोड़ने घटाने के बाद आपको डिविडेंडो का मतलब है डिवीजन, आपको फिर डिवाइड करना होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे ट्राई करते हैं हम लोग करने की। ये हो जाएगा ए स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर। ओके, मैंने क्या बोला, आप न्यूमरेटर को ऐड करो या न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करो। आप यहाँ पे जो अप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में आप उसका उल्टा अप्लाई करना होगा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर, ये नेगेटिव ए स्क्वायर हो रहा है तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है ऑलवेज, राइट। अब देखो हम लोग तो दोनों तरफ अप्लाई करेंगे ना, एक तरफ तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर ये रूल का मतलब ही नहीं रहेगा, ये तो वैनिश हो जाएगा फिर। तो ये क्या हो जाएगा, p पॉजिटिव 1 बाई p नेगेटिव 1। अब किसी के माइंड में ये चल रहा होगा कि ये 1 कहां से आ गया, तो आप लोग हमेशा देखे हो कि p के नीचे मतलब कोई भी न्यूमरेटर अगर अकेला दिया हुआ है, कोई एक नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, तो उस नंबर का जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है ऑलवेज 1 को रखता है, मतलब उसका डिनोमिनेटर का पार्ट कितना होता है, 1 होता है, राइट। इसीलिए मैंने क्या किया, p पॉजिटिव 1 और p नेगेटिव 1। ओके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ देखो कुछ टर्म्स जो है कैंसिल हो रहे हैं, है ना। ये देखो टर्म्स दो, यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा है हमारे पास 2a स्क्वायर बाई में 2b स्क्वायर इक्वल्स टू p पॉजिटिव 1 बाई p नेगेटिव 1, ठीक है। अब देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो जा रहा है ना, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, a टू द पावर होल स्क्वायर b टू द पावर होल स्क्वायर। अगर आपने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा है, घातांक के नियम, लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का जो पावर है वो सेम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाई बी टू द पावर होल स्क्वायर।
क्योंकि दोनों का पावर सेम है इसीलिए मैंने होल स्क्वायर कर दिया। ओके, इक्वल्स टू हो जाएगा p प्लस 1 बाई p माइनस 1 और ये स्क्वायर को मैं उधर भेज देता हूं तो ये हो जाएगा a बाई b इक्वल्स टू अंडर रूट p प्लस 1 बाई p माइनस 1। अब देखो ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, p कांस्टेंट हम लोगों ने लिया था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये 1 एक नंबर है और नंबर होने के नाते नंबर है तो उसका तो वैल्यू चेंज हो नहीं सकता। वो एक फिजिकल क्वांटिटी 1 नहीं है। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी होता तो उसका वैल्यू चेंज हो सकता था, है ना। वो एक कांस्टेंट है। ओके, तो देखो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया? कांस्टेंट। तो हम लोग इसके जगह पे एक न्यू कांस्टेंट को बुला सकते हैं। मान लो हम लोगों ने न्यू कांस्टेंट के लिया, ठीक है। तो अब देखो मैं यहां से यहां पे आ रहा हूं, आप ठीक है, मैं ये सब इरेज कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हो, नोट कर लो आप लोग। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? a बाई में b इक्वल्स टू k। नया कांस्टेंट लिया हमने, इक्वल्स टू k। अब देखो a इक्वल्स टू k b होगा और जब a इक्वल्स टू k b होगा तो और हम लोग फिर से अगले स्टेप में इसको a प्रोपोर्शनल टू b लिख सकते हैं, यस और नो लिख सकते हैं। क्यों? जब ये तो प्रोपोर्शन साइन है, इसको जब हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लाना होगा और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है k। तो आप इसको हटाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा और जब इसको हटाओगे तो ये ऐसे हो जा रहा है। प्रोपोर्शनल आ जा रहा है दोनों कंपोनेंट्स के बीच में, है ना। तो हेंस प्रूफ्ड, ये हो गया आपका प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, आई होप कि ये वाला सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट सम्स की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग एक और एग्जांपल कर लेते हैं और इस एग्जांपल को करके हम लोग चैप्टर को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जो एग्जांपल है, क्वेश्चन जो है उसमें मेंसुरेशन थोड़ा सा यूज हुआ है ना, थोड़ा सा मेंसुरेशन यूज हुआ है। क्या है ये? द वॉल्यूम ऑफ अ टैंक is directly proportional to the square of the radius of its base। एक टैंक लिया है यहाँ पे, ठीक है, एक आपका टैंक लिया गया है। इस टैंक का जो वॉल्यूम है, ऑब्वियसली ये एक टैंक है यानी कि वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि इसका कर्व सरफेस है और साथ में हाइट भी है ना, कर्व सरफेस है। सब एरिया के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो हाइट को तो इसलिए वो वॉल्यूम बन जाता है। तो इसके पास वॉल्यूम है, तो ये जो वॉल्यूम बोल रहा है वो बोल रहा है इसके रेडियस के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो देखो, ये आपका प्रोपोर्शनल मैंने बैठा दिया। देखो एक टैंक का, सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम होता क्या है? एक सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, राइट, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है इसका वॉल्यूम। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो सम्स में बोला है वो यहीं से उठाया गया है? आप देख रहे हो ये जो पाई है उसका वैल्यू कितना होता है? 3.14। इसका वैल्यू हम लोग जनरली होता तो बहुत बड़ा है ना, लेकिन हम लोग जनरली लेते कितना है? 3.14 लेते हैं। ये कांस्टेंट टर्म है ना, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है। देखो तो ये कांस्टेंट है, मतलब प्रोपोर्शनल है ना, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेटेड है। ये जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में डायरेक्ट, वो प्रोपोर्शनल ये था जिसको हटाकर ये चीज लिखा गया है ना। ओके, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। Then find the ratio of the volumes of two cylinders। अब आपको बोल रहा है कि दो सिलेंडर दिया हुआ है और इन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। दो सिलेंडर है और ये V1 मान लेते हैं और ये V1 V2 ले लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो
इसका और इसका आपको जस्ट वैल्यू निकालना है ना, यानी कि आपको क्या निकालना है, V1 रेशियो V2, V1 रेशियो V2 निकालना है। ओके, आगे पढ़ते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर्स बीइंग 2:3, ये जो दो सिलेंडर दिया हुआ है इसका रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। मतलब हम लोग अगर मान ले किससे द रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इक्वल्स टू 2x, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि द रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर वो कितना हो जाएगा, 3x। अच्छा एक बात बताओ, ये तो रेशियो दिया हुआ है हमें, है ना, हमें रेशियो दिया हुआ है, सिलेंडर का रेशियो दिया हुआ है, बट हम लोगों ने फिर से इसे एज्यूम क्यों किया? ये आपके पास अगर आइडिया है तो आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर ये आपके पास ऑलरेडी इसका आइडिया है तो आप कमेंट जरूर करना। देखो यहाँ पे हमने क्यों लिया है ये मैं भी बता देता हूं। यहाँ पे लिया क्या है, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, पर ये आपको बताया नहीं है कि इसमें रेडियस का वैल्यू क्या है। यहाँ पे आपको रेशियो में दिया हुआ है लेकिन आपको वैल्यू नहीं बताया है, इसी वजह से आपको यहाँ पे x का जो हमने लिया है x को, तो वो assumption लिया है कि हाँ इसका वैल्यू 2x है और इसका वैल्यू 3x है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई फंक्शन करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, कोई होता है ना बड़ा आदमी जो बोलता है हमें कि भाई ये सामान इतना रेशियो दूसरे सामान इतना में लगेगा, मतलब बोलते हैं ना कि सामान A सामान B का रेशियो इतना रखना, इतने लोगों के लिए, इतने जो भी होता है बोलते हैं ना इतने रेशियो में लेना, लेकिन वो वैल्यू नहीं बताता है, वो आपको रेशियो बताता है, रेशियो बता रहा है, वैल्यू नहीं, याद रखना, ठीक है। तो हम लोगों ने ये एजम कर लिया। ओके, नाउ अगेन हम लोग के पास फिर से हाइट का रेशियो दिया हुआ है एंड दैट ऑफ देयर हाइट 5:4। हम लोगों को हाइट भी क्या करना पड़ेगा, वो भी एज्यूम करना पड़ेगा। से हम लोगों ने मान लिया कि हाइट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर वो हम लोग मान लेते हैं 5y, ठीक है, 5y, ये हम लोगों ने मान लिया 5y एंड हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर वो हम लोगों ने ले लिया 4y, ठीक है। हमारे पास ये कंडीशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इस कंडीशन को यूज करके हम लोग V1 और V2 निकाल लेंगे, राइट। तो देखो यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ओके, यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फॉर फर्स्ट सिलेंडर राइट, फर्स्ट सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग देखो फर्स्ट सिलेंडर के लिए V प्रोपोर्शन अगर हम लोग लिखे इक्वल्स टू अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी प्रोपोर्शनल ले सकते हैं, आप पाई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पाई लेते हो तो आपको लिखना पड़ेगा पाई यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, पाई यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, राइट। तो देखो आर स्क्वायर एच क्या क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो फर्स्ट सिलेंडर के लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या होगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कितना है यहाँ पे 2x, राइट, 2x का स्क्वायर, h कितना है यहाँ पे 5y, ओके, ये आपका 5y, ठीक है। आप ये नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो अच्छे से सम्स को। ठीक है, तो ये V1 आपका इतना आ गया और अब V2 निकाल लेते हैं हम लोग। तो V2 क्या हो जाएगा, V2 भी सेम हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे पाई ही लेंगे। क्यों पाई लेंगे, दोनों में पाई ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि
देखो सिलेंडर का तो दोनों सिलेंडर का पाई का वैल्यू तो सेम है ना, कांस्टेंट है, पाई का तो वैल्यू सेम है, इसीलिए हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे पाई लिया और इसका r कितना है, r है इसका 3x, इसका स्क्वायर हो जाएगा इनटू h, h कितना है इसका 4y, ठीक है। हमारे पास v1 है और v2 है। अब इसका बोला है रेशियो निकालने के लिए, क्या बोला है, रेशियो, नाउ रेशियो, ओके, रेशियो निकालना है तो v1 बाई v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 3x का स्क्वायर इंटू 4y बाई में पाई आपका 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 5y, राइट। देखो यहां से आपका x स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, y से y कैंसिल हो जा रहा है, ये पर पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है, तब यहां पे क्या बच रहा है, ये स्क्वायर 3 के लिए कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ x के लिए कैंसिल हुआ है, राइट। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4 बाई में यहां हो जाएगा 4 इंटू 5, ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपका, तो यहां पर क्या बचा 9 बाई 5। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं v1 रेशियो v2 जो है वो है 9 रेशियो 5। ओके, आई होप कि ये सम्स आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप रिवाइंड करके वीडियो देखें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। ओके, तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट में आप इस बार जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें टफ सम्स लेकर आऊंगा। धन्यवाद।